Today we'll continue with the atomic structure. In the last video we discussed about the Rutherford model and its limitation. Now see, देखो हुआ क्या कि रदरफोर्ड के बाद जो मॉडल आपको मिला है that is बोहर मॉडल, and regarding the बोहर मॉडल you have some basic knowledge also. But there is one thing, जो ये रदरफोर्ड से जो बोहर मॉडल डेवलप हुआ है, इसके बीच में बहुत सारे कंसेप्ट्स आए, बहुत सारी न्यू डिस्कवरीज हुई, जिनकी हेल्प से बोहर अपना मॉडल एक तो प्रपोज किया, उसके साथ साथ ही उस मॉडल को वेरीफाई भी किया। ठीक है, तो हमें बोहर मॉडल और रदरफोर्ड मॉडल के बीच में बहुत सारे कंसेप्ट्स लाइक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, लाइक द स्पेक्ट्रम, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, बहुत सारे लॉज एंड प्रिंसिपल्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरीज, ये सब करनी पड़ेंगी। ठीक, बट उससे पहले बीच में कुछ हमारे पास न्यूमेरिकल्स भी आने वाले हैं और जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी से जुड़े होंगे। तो हमें अब जो सबसे पहले आज स्टार्ट करना है वो स्टार्ट करना है एक कुछ बेसिक कंसेप्ट्स रिगार्डिंग द एटम। ऑल्दो ये सब कंसेप्ट्स आपके न्यूमेरिकल को सोल्व करने में ही काम आएंगे। सबसे पहले तो हमें कुछ जो यहाँ पर डिस्कस करना है, देखो पता है हमें जो बोहर मॉडल दिया हुआ है, ऑल्दो बोहर मॉडल को हम बिल्कुल डिटेल में इन सब प्रोसेसेस और जो भी हमारे पास फिनोमिनाज हैं इनको डिस्कस करने के बाद ही करेंगे। बट स्टिल क्योंकि कुछ पोर्शन हमारा बीच में न्यूमेरिकल वाला दिया हुआ है और मैं एनसीईआरटी बुक को फॉलो कर रहा हूँ और नोट्स भी इसी एक दिए हुए हैं तरीके से, तो मैं वही कंसेप्ट्स ले रहा हूँ जो नोट्स में या बुक में दिए हुए हैं। सबसे पहले एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर। ठीक, तो फर्स्ट देखो जो पता है हमें अभी तक थोड़ा जितनी नॉलेज है एटम के स्ट्रक्चर के बारे में कि किसी भी एटम के सेंटर में क्या होगा, न्यूक्लियस, और उसके चारों तरफ पाथ में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेंगे। एंड देखो जो अब तक पता है हमें, अगर ये न्यूक्लियस है, ठीक, अब अगर यहाँ एक इलेक्ट्रॉन आया तो यहाँ एक प्रोटॉन पक्का आएगा। ठीक, अब एक और इलेक्ट्रॉन आया तो एक और प्रोटॉन आएगा और फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। उसके बाद अगर थर्ड इलेक्ट्रॉन है तो सेकंड शेल में जाएगा तो एक प्रोटॉन और ऐड हो जाएगा। अगर आपने इसमें एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दिया तो एक प्रोटॉन और, अगर एक इलेक्ट्रॉन और ऐड किया तो एक प्रोटॉन और, एक और इलेक्ट्रॉन, एक और प्रोटॉन। एंड वी नो सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। ठीक, मैक्सिमम 8। नाउ सी, इससे क्या प्रूव हुआ कि किसी भी एटम में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इनको हम ऐसे शो करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही क्या होंगे, प्रोटॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर किसी भी एटम में हमेशा सेम रहता है। एंड वन मोर थिंग, जो न्यूक्लियस है उसमें प्रोटॉन, देखो प्रोटॉन तो होंगे ही होंगे, प्रोटॉन के साथ साथ एक और न्यूक्लियर पार्टिकल होगा, दैट्स नेम इज न्यूट्रॉन। तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन ये दोनों हमेशा प्रेजेंट होते हैं और न्यूट्रॉन के नंबर के रिगार्डिंग कोई रूल नहीं है। इनका नंबर प्रोटॉन के बराबर, यूजुअली ज्यादातर क्या होता है, प्रोटॉन के इक्वल होता है, बट दे मे बी मोर और लेस देन द नंबर ऑफ द प्रोटॉन। नाउ फर्स्ट हमें जो डिस्कस करना है कंसेप्ट या सबसे पहला टॉपिक, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, और यही किसी भी एटम की सबसे बेसिक आइडेंटिटी है, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर का मतलब है किसी भी एटम में कितने इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन्स हैं, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे। सो द एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो किसी भी एटम में जितने भी इलेक्ट्रॉन, जितने प्रोटॉन होंगे उन्हें हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। फिर दूसरा कंसेप्ट आता है हमारे पास, मास नंबर। एंड देखो मास नंबर का डायरेक्ट लिंक जो है वो आपके न्यूक्लियस से है कि न्यूक्लियस के अंदर कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, क्योंकि देखो एटम का जो मास होगा वो बिल्कुल उसके न्यूक्लियस के मास के बराबर होगा और न्यूक्लियस का मास किसके बराबर होगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के। दैट्स व्हाई एटॉमिक मास इज इक्वल टू द नंबर ऑफ द प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर के इक्वल होगा आपका मास नंबर। ठीक, अब इसको डिस्कस कर लेते हैं कैसे। देखो
जैसे आपको किसी भी एटम के सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना हो, जैसे हमें मान लो दिया हुआ है ब्रोमीन, या आपके एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन भी है ब्रोमीन, इट सिंबल इज Br एंड वो कहता है कि इस ब्रोमीन के अंदर 35 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 35 इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड इसका मास नंबर जो है वो 80 है। मास नंबर क्या है? 80। आप बताओ इसमें कितने प्रोटॉन्स और कितने न्यूट्रॉन्स होंगे, कितने प्रोटॉन्स और कितने न्यूट्रॉन्स होंगे, और इसको कैसे सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। अब सिंबॉलिक फॉर्म का क्या मतलब होता है कि इसको सिंबल की फॉर्म में बच्चे क्या करते हैं कि उसका एक पूरा का पूरा एटम की स्ट्रक्चर को यहाँ ड्रॉ कर देंगे, वो नहीं करना है आपको। सिंबॉलिक फॉर्म कैसे लिखोगे, देखो सिंबॉलिक Br लिखा हुआ है। अब इसमें क्या होता है, टॉप पर आपका जो मास नंबर है वो लिख दो 80, और जो नीचे लिखोगे आप इसका एटॉमिक नंबर दैट इज 35। ये होता है इसकी सिंबॉलिक फॉर्म Br 35 एंड 80। जैसे कार्बन है, कार्बन के लिए सिंबल जो है C है, एटॉमिक नंबर 6 है एंड मास नंबर कितना है 12 है। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का सिंबल N हुआ, एटॉमिक नंबर 7 है, मास नंबर 14। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होता है। अगर ये सिंबॉलिक फॉर्म भी दी हुई हो, जैसे कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपको Br 80 डिवाइड बाय 35, ठीक। आपको बताना है कि इसके अंदर क्या इसका एटॉमिक नंबर है, क्या इसका मास नंबर है, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने प्रोटॉन्स और कितने न्यूट्रॉन्स हैं। तो देखो सबसे पहली बात जो नीचे दिया हुआ है ये क्या हुआ, एटॉमिक नंबर, ठीक। जो नीचे उससे ऊपर दिया हुआ है क्या होता है, मास नंबर। और एटॉमिक नंबर का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, क्योंकि किसी भी एटम में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही क्या होंगे, प्रोटॉन्स होंगे। अगर देखो नीचे जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स होते हैं, जरा ध्यान रखना। एटॉमिक नंबर का मतलब क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन, तो 6 इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। या फिर 6 प्रोटॉन और 7 प्रोटॉन, किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के नंबर में कभी भी चेंज नहीं आ सकता, अदरवाइज दैट एटम विल बिकम अनस्टेबल। तो ध्यान सिंपल हो गया 35। आप देखो हमारा क्वेश्चन क्या था कि इस एटम में कितने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, तो दिया हुआ 35, नीचे ये इलेक्ट्रॉन है यही प्रोटॉन है। अब आपको निकालना है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, एंड देखो जरा कैसे निकाल सकते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं, आपके न्यूक्लियस में, एंड न्यूक्लियस का क्या होता है, मास नंबर, मास नंबर, एंड मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब मास नंबर कितना है 80, नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, वो कितने हैं 35। नाउ आई थिंक यू विल बी एबल टू फाइंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। 80 माइनस 35 इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो इस तरीके से हम किसी भी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल और यहीं पर कर लेते हैं। जैसे हमारे पास नाइट्रोजन है ये, अब इसमें आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन निकालने हैं। देखो जो नीचे है ये एटॉमिक नंबर है, ये इलेक्ट्रॉन का नंबर भी है और यही नंबर किसका है, प्रोटॉन का भी है, दैट इज इक्वल टू 7। तो इसमें 7 ही प्रोटॉन है और 7 ही इलेक्ट्रॉन है। 14 जो है वो मास नंबर है, ठीक, एंड मास नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ द प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब मास नंबर दिया हुआ है 40, प्रोटॉन कितने हैं 7, न्यूट्रॉन निकल जाएंगे, न्यूट्रॉन इज आल्सो इक्वल टू 7। तो इस तरीके से हमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का नंबर फाइंड करना है, ठीक। चलो इसके बाद देखो हमने एक आपको दिया हुआ है वहां पे आइसोटोप वगैरह, लेकिन आइसोटोप हमारा फर्स्ट यूनिट में वेल डिटेल में स्टडी हो गया है, तो हम आइसोटोप को इसमें स्टडी नहीं करेंगे। अगर आपको फिर भी डाउट है तो आप फर्स्ट चैप्टर में देख सकते हैं वीडियो में आइसोटोप को, ठीक ना। इसके बाद जो हमें यहाँ पर डिस्कस करना है, अब वो फिनोमिना की स्टार्टिंग हो गई है जिसकी हेल्प से बोहर अपने मॉडल तक पहुंचा था कि हाँ, मॉडल के अंदर जितनी भी उसने बातें वहां पर डिस्कस की
क्या उसका बेस रहा, किस किन चीजों ने उसको हेल्प किया, वो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले देखो हमें जो लेना है वेव। ऑल्दो अभी आज मैं केवल वेव को ही डिस्कस करूंगा, वेव होती क्या है। देखो जरा ध्यान देना, हमारे पास यूनिवर्स, मैं बात केवल अर्थ की नहीं कर रहा हूँ, यूनिवर्स की। दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो मैटर हो या वेव हो, इसके अलावा कुछ नहीं है। या तो वेव या फिर मैटर। जैसे एनर्जी है वो एक वेव है, ठीक है, एनर्जी क्या है, वेव है। और अब मैं क्या हूँ, एक मास मैटर, आप मास मैटर, कोई भी चीज़, चौक होल्डर है ये, इसके कुछ मास है, ये मैटर है, ठीक। अब फर्क क्या होता है वेव में और मैटर में। देखो आपने पढ़ा है 9th क्लास तक, व्हाट इज मैटर। मैटर इज दैट थिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस। मैटर क्या है, जो एक स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये स्पेस है, ठीक है, मैं यहाँ थोड़ा सा उसको 3D में ट्राई करता हूँ बनाने की। आपने एक क्यूब बना दिया, ठीक। अब और ये क्यूब पूरा मान लो भरा हुआ है, मे बी सैंड से भरा हुआ है, पूरा का पूरा क्यूब सैंड से भरा हुआ है। अब ये इस क्यूब को जहां आप रखोगे, ये एक स्पेस ले लेगा, कहीं भी रख दो आप। मीन्स आपने एक रूम के अंदर बहुत सारे क्यूब रख दिए, पूरे रूम को आपने क्यूब से भर दिया, तो जितने भी क्यूब्स थे उन सब ने क्या किया, आपके पूरा जो रूम था उसका पूरे वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर दिया। अगर आपने पूरे रूम को क्यूब से भर दिया तो क्या उसके बाद आप उसमें कुछ और रख सकते हो? नहीं, क्योंकि सारा वॉल्यूम, सारा स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई हो चुका है। वो क्यों? क्योंकि क्यूब क्या थे, वो मैटर था, आपका मास था। और मास क्या होता है, मैटर क्या होता है, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई वॉल्यूम। और जिस वॉल्यूम जहां चला गया उसकी जगह आप कुछ और उस वॉल्यूम को यूज नहीं कर सकते। बट वेव, देखो वेव जो है ना वो इस तरीके से ट्रेवल करेगी, ये हो या ऐसे। और वेव की सबसे बड़ी स्पेशलिटी ये है कि ये वॉल्यूम को ऑक्यूपाई मीन्स किसी भी तरीके का स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करेगी। और अब देखो यहाँ मान लो ये क्यूब आ गया, अब मैं यहाँ कुछ और नहीं रख सकता, इस स्पेस में कुछ और नहीं। इसका मतलब दो मैटर एक साथ नहीं रह सकते, दो मैटर एक साथ, या जो स्पेस किसी मैटर ने लिया है उसी स्पेस में दूसरा मैटर ऑक्यूपाई नहीं हो सकता। जहां मैं खड़ा हूं, अब कोई आकर के यहीं आ जाए पॉसिबल नहीं है, वो यहाँ तो मेरे आगे पीछे दाएं बाएं कहीं भी हो सकता है, पर जहां मैं हूं वहां पर कोई और खड़ा नहीं हो सकता, उसे मुझे रिप्लेस करना पड़ेगा। बट वेव के कंडीशन में ये नहीं रहेगा। वेव में क्या होता है कि दो वेव एक साथ रह सकते हैं, क्योंकि वो स्पेस कवर नहीं करती है, ठीक है। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है वेव का और मैटर का। तो ऑल्दो वेव नेचर के ऊपर बहुत सारे फिर एटम की स्टडी हुई, बट अभी आज हमें वेव को ही डिस्कस करना है कि वेव है क्या और इसकी प्रॉपर्टीज। फिर हम इसको लिंक करेंगे आगे एटम के साथ में। फर्स्ट ऑफ ऑल वेव क्या होता है, देखो वेव फर्स्ट ऑफ ऑल एफ चलेगा आपका, ठीक है, अप एंड डाउन। इसमें एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट होगी। अब इसका अगर आप मीन ले लो तो ये रहा, देखो, ठीक। अब देखो ये जो अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट हुई और ये क्या हुई, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट। ऑल्दो यहाँ थोड़ी मैंने अलग बनाई हुई है, बट ये बराबर ही होती है, जितनी अपवर्ड होगी उतनी ही डाउनवर्ड। और एक वेव के लिए ये हमेशा इक्वल रहती है। अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हैं, क्रेस्ट, CREST, ठीक। और जो डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ट्रफ बोलते हैं, TROUGS, ठीक। क्रेस्ट एंड ट्रफ ये वेव के मींस, अब एक वेव क्या हुआ, वेव इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वन क्रस्ट एंड वन ट्रफ। वन क्रस्ट और वन ट्रफ के जो कॉम्बिनेशन से बनेगा वो एक वेव हो गई। तो कंप्लीट वेव क्या हुई, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक मींस वन क्रस्ट प्लस वन ट्रफ, इट इज इक्वल टू दी वेव। और जरा ध्यान देना, देखो इसमें अगर मैं इसको थोड़ा ऐसे बनाता हूँ बड़ा करके, अब देखो ये एक मैक्सिमम अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट है और ये एक मैक्सिमम डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट है। अब देखो जो ये अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट और डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट हुई, इसे हम बोलते हैं वेव का एम्पलीट्यूड।
एम्पलीट्यूड और किसी भी वेव की एनर्जी इस एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करती है। जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा उस वेव की एनर्जी, देखो वेव के पास मैटर नहीं है समझ जाना, लेकिन वेव के पास एनर्जी होती है, ये बात आपको समझ आनी चाहिए कि वेव हैज एनर्जी, इसीलिए एनर्जी जो है वो वेव की फॉर्म में, देखो इसको थोड़ा समझो कि एनर्जी जो है वो वेव की फॉर्म में रहती है, मास की फॉर्म में नहीं है, वेव की फॉर्म में है। दैट्स व्हाई जैसे मान लो आपने क्या किया, अपने सामने कहीं पर भी हीटर जलाया तो आपको क्या है वहां से एक गर्मी फील हो जाएगी, मीन्स गर्म हवा आनी स्टार्ट हो जाएगी। वो कैसे, वहां से जो हीट वेव थी वो आप तक ट्रांसमिट हुई है। अब आपको क्यों वहां से गर्मी लगी, क्योंकि वहां से एनर्जी आ रही है। जो हीट है वो भी एक एनर्जी की फॉर्म है, और वो किस तरीके से आई है, वेव की फॉर्म में। ठीक, तो यहाँ पर जितनी ज्यादा आपको मीन्स अगर आपने दो रखे हुए हैं हीटर, एक हीटर से आपको कम गर्मी लग रही है और एक हीटर से ज्यादा लग रही है, इसका मतलब जो उसकी वेव आ रही है उन दोनों हीटर की वो अलग अलग हैं। अगर कम एनर्जी वाली वेव फ्रीज टाइप की होंगी और हाई एनर्जी वाली वेव ये एम्पलीट्यूड के ऊपर एनर्जी डिपेंड करेगी, जितनी एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा उतनी ही एनर्जी भी ज्यादा होगी। ठीक, तो पहली बात तो ये हुई, ये हुआ एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम अपवर्ड और डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए वेव, कि वेव की मैक्सिमम अपवर्ड और डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट क्या है उसे हम जो बोल देते हैं एम्पलीट्यूड। ऐसे ही देखो ये क्रस्ट ये क्रस्ट, इसके बीच का कोई डिस्टेंस है, या ये ट्रफ और ये ट्रफ इसके बीच का कोई डिस्टेंस है। दो क्रस्ट और दो ट्रफ के बीच एनी टू मींस यानी कि एक ट्रफ एक क्रस्ट, कोई भी दो क्रस्ट या कोई भी दो ट्रफ, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा, दैट डिस्टेंस इज नोन एज वेवलेंथ। दैट डिस्टेंस इज नोन एज वेवलेंथ। इसका मतलब अगर मैं इसको पूरा बनाऊं ऐसे, एक और वेव पूरी कर दूं, तो ये और ये क्या हो गया, वेवलेंथ। डिस्टेंस बिटवीन टू क्रस्ट और डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रफ इज नोन एज वेवलेंथ। ठीक है, तो हमारे पास दो डेफिनेशन हो गई। वन डेफिनेशन इज एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का मतलब क्या हुआ, मैक्सिमम अपवर्ड और डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट। देन सेकंड डेफिनेशन इज वेवलेंथ। ये आपको हेल्प करेगा कि समझने के लिए कंसेप्ट्स को। ये एनसीईआरटी बुक में ऑल्दो इसको नहीं दिया गया है बट नोट्स में दिया हुआ है, और ये आगे जरूरी रहेगा आपको फर्दर जो आगे प्रिंसिपल्स और कंसेप्ट्स आएंगे उनको समझने के लिए। तो वेवलेंथ क्या हो गई, किन्हीं दो ट्रफ और क्रस्ट के बीच का डिस्टेंस, ये या फिर ये। इसके बाद देखो जो हमें डिस्कस करना है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी व्हाट इज फ्रीक्वेंसी। देखो फ्रीक्वेंसी को अगर हम जोड़े इंग्लिश वर्ड से, बहुत ही सिंपल सा मतलब होता है। हम कहते हैं कि दैट ही विजिट दैट प्लेस फ्रीक्वेंटली। फ्रीक्वेंटली मींस बार बार। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का मतलब ही यही है कि कितनी बार, हाउ मैनी टाइम्स, क्या वो क्या। ये मान लो एक पॉइंट है, इस पॉइंट से वो वेव, जिनको अलग अलग टाइप की वेव होती है तो उनकी वेवलेंथ भी अलग होगी, उनका एम्पलीट्यूड भी अलग होगा, हर वेव की अलग अलग। इसीलिए वेव अलग तभी होती है जब उसकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी अलग हो। तो कोई वेव किसी एक पॉइंट से कितनी बार पास हो रही है, हाउ मैनी टाइम्स। मान लो ये पॉइंट है, इस पॉइंट से वेव कितनी बार पास हुई, वही क्या होती है इसकी फ्रीक्वेंसी। द नंबर ऑफ टाइम्स वेव पासिंग थ्रू अ पॉइंट, इसे बोलते क्या है, फ्रीक्वेंसी। कि किसी भी एक पॉइंट से कोई वेव कितनी बार पास हो रही है उसे फ्रीक्वेंसी कहेंगे। इसका सिंबल देख लो, वेवलेंथ का जो सिंबल है वो ये रहेगा आपके पास, लैम्डा। लैम्डा एंड इसको यहाँ पे लिखते हैं वेवलेंथ को लैम्डा सिंबल से, और जो फ्रीक्वेंसी है इसका सिंबल न्यू रहेगा, न्यू। इसको ऐसे न्यू, न्यू इज द सिंबल ऑफ द फ्रीक्वेंसी। ठीक, अच्छा इसी के साथ एक डेफिनेशन और आती है हमारे पास, वेव नंबर। वेव नंबर, व्हाट इज वेव नंबर।
यहाँ पर देखो कहीं ना कहीं कीवर्ड में थोड़ा सा इसके बारे में नॉलेज होती है। वेव एंड नंबर, इसका मतलब क्या हुआ वेव नंबर का कि एक यूनिट लेंथ, यूनिट लेंथ का मतलब मे बी 1 सेंटीमीटर और मे बी 1 मीटर, लेकिन एक यूनिट लेनी है आपको फिक्स, 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर, कि एक यूनिट लेंथ में कितनी वेव्स आ जाती हैं उसे बोलते हैं वेव नंबर। मान लो ये आपके पास 1 सेंटीमीटर है और इसमें कितनी वेव्स आई, वो उसका वेव नंबर है। और इसको हम कैसे शो करते हैं, वेव नंबर को शो करते हैं न्यू बार। ये न्यू, इसके ऊपर डंडा लगाया आपने, एक लगाई हॉरिजॉन्टल लगाई लाइन, इसे बोलते हैं वेव नंबर। तो न्यू बार इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा। 1 अपॉन लैम्डा तो कैसे, तो समझना कैसे। देखो ये आपके पास मान लो दो डिस्टेंस है, थोड़ा समझने के लिए, और एक डिस्टेंस ये है, दोनों मान लो कि बिल्कुल सेम ही है, ठीक, दोनों सेम है। अब इसने क्या शो किया है कि वेव नंबर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेव लेंथ, कि वेव लेंथ जैसे जैसे कम होएगी वैसे वैसे वेव नंबर बढ़ेगा, या फिर जैसे जैसे वेव लेंथ बढ़ेगी वैसे वैसे वेव नंबर कम होगी। देखो ये दिखा रहा है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर ऐसे होता है ये न्यू बार इज इक्वल टू लैम्डा, इसका मतलब होता कि इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि जैसे जैसे ये बढ़ेगा ये बढ़ेगा, बट यहाँ पर क्या दिया हुआ है 1 डिवाइड बाय लैम्डा, इसका मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, अगर ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। अब वो कैसे प्रूव करना है, वेरी इजी। देखो मान लो एक कंडीशन ये है और एक कंडीशन ये है। अब देखो भाई यहाँ पर वेवलेंथ बढ़ गई तो वेव नंबर कम आ गया, यहाँ वेवलेंथ कम है तो वेव नंबर बढ़ गया। क्योंकि देखो इसको सिंपल वे में लो, आप जा रहे हो किसी डिस्टेंस, किसी को कुछ पार कर रहे हो, चलो आराम आराम इस तरह से कम कम करके एक दूर से जाओगे तो उतने ही डिस्टेंस में कम आपको बार जो है क्रस्ट एंड ट्रफ बनेगा। तो यहाँ पर क्योंकि क्रस्ट और ट्रफ में डिस्टेंस ज्यादा है तो वेवलेंथ ज्यादा है, इसलिए वेव नंबर कम आएगा, यहाँ पर वेव नंबर ज्यादा आएगा। ठीक, तो ये तो इसकी कुछ बेसिक सी टर्म हुई। अब इसके बाद हम आते हैं फॉर्मूलाज पर, जिसकी हेल्प से आगे आपको न्यूमेरिकल भी सॉल्व करने हैं। वो दिए हुए हैं देखो एनसीईआरटी में, ऑल्दो एनसीईआरटी में ऐसा कुछ डिस्कस नहीं किया गया है बट उन्होंने क्वेश्चन दे दिए हैं, तो इसलिए आपको करना ही पड़ेगा, ये नोट्स में दिया हुआ है, आप कर लेना। अब देखो यहाँ पर एक रिलेशन होता है, न्यू क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। ये देखो होता ही है कि अगर आपकी लैम्डा भी बढ़ेगा तो नंबर ऑफ वेव भी कम हो जाएंगे, ठीक, पर सेकंड। क्योंकि देखो अगर मान लो आपको ये एक तो फ्रीक्वेंसी, एक तो वेवलेंथ ऐसे हो गई, ठीक, और एक वेवलेंथ ऐसे हो गई, तो क्या होगा, क्योंकि ये बड़ी वेवलेंथ हो गई, यहाँ पर ये 1 सेकंड में कम पास होगी किसी पॉइंट से और ये 1 सेकंड में किसी भी पॉइंट से ज्यादा पास हो जाएंगी, ठीक है। तो ये दोनों वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी और लैम्डा एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और इनका जो बाद में बनता है हमारे पास फॉर्मूला, वो ये बनता है दोनों का ही। इसको चलो मैं यही इक्वल कर देता हूँ, इसको इक्वल करेंगे क्या बनेगा, म्यू बार इज इक्वल टू C अपॉन लैम्डा, ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट यहाँ पर C आ गया। ऐसे ही ये भी लैम्डा इज इक्वल टू C अपॉन न्यू, एंड C इज द स्पीड ऑफ लाइट, इसकी वैल्यू है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये आपको आनी चाहिए। C इज द स्पीड ऑफ लाइट, कांस्टेंट है स्पीड ऑफ लाइट, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारी वेव्स हैं वो स्पीड की लाइट से जो है ट्रेवल करती हैं, दैट्स व्हाई दे आर वेरी मच फास्ट, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ ये भी एक साउंड वेव है, ठीक, और अगर आपके सामने हो तो बहुत फास्ट आप तक पहुँच जाएगी। तो जो आपके पास साउंड है ये भी एक वेव की फॉर्म में है। नाउ इसके रिगार्डिंग अब मैं कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चंस दे देता हूँ, जहाँ से आपको थोड़ा हेल्प मिल जाएगी कि इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे आपने सोल्व करना है, कैसे आपने फॉर्मूला यूज करने हैं, देखते हैं।
देखो क्वेश्चन नंबर 2.3 है, बुक में दिया हुआ एनसीईआरटी के पेज नंबर 39 पर। अब विविध भारती स्टेशन, विविध भारती लाइक एक जैसे आपका होता है एफएम, ऐसे एक नाम दिया हुआ है, टीवी नाम है रेडियो चैनल का। विविध भारती स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली ब्रॉडकास्ट ऑन ए फ्रीक्वेंसी ऑफ, अब देखो फ्रीक्वेंसी दी हुई है, ऑन ए फ्रीक्वेंसी ऑफ, फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या दी हुई है, न्यू 1368, ओके 1368 किलो हर्ट्ज। अब देखो किलो हर्ट्ज करना है, ये किलो के लिए एक किलो आएगा, हर्ट्ज के लिए HZ आएगा, ठीक, किलो हर्ट्ज। कैलकुलेट द वेवलेंथ, आपको निकालना है वेवलेंथ मींस लैम्डा। देखो आपको ऐसा ही क्वेश्चन करना होगा, क्वेश्चन पढ़ते जाओ और उसकी जो स्टेटमेंट्स हैं उसको ऐसे शॉर्ट में लिखते रहो तो न्यूमेरिकल सॉल्व करना इजी रहेगा। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब देखो जरा ध्यान देना, अब ये आप कहोगे सिखाया था कि वेव की रेडिएशन, अब इसने बोल दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो रेडिएशन भी वेव ही है, आपको वेवलेंथ ही निकालनी है किसी वेव की। अगर उसने कह दिया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मतलब वो वेव ही होती है। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन emitted by the transmitter, which part of electromagnetic spectrum does it belong to, ठीक। अब देखो जरा ध्यान देना, आपने इसको करना कैसे है, आपको निकालनी है यहाँ वेवलेंथ, एंड आपको फॉर्मूला पता है वेवलेंथ का क्या होता है, वेवलेंथ इज lambda is c upon nu, nu is equal to c upon lambda and lambda is c upon nu। अब lambda निकालना है, c पता है हमें, c की वैल्यू फिक्स होती है 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब देखो नीचे जो दिया हुआ है आपके पास न्यू फ्रीक्वेंसी दी हुई है दैट इज 1368, बट थोड़ा जहां ध्यान दो आप, इसने यहाँ पर किलो हर्ट्ज लिखा है, अगर ये हर्ट्ज लिखा होता फिर तो ये इससे मैच कर जाता मीटर और सेकंड से, क्योंकि हर्ट्ज और सेकंड आपस में मैच कर जाएंगे, हर्ट्ज जूल सेकंड, लेकिन यहाँ किलो हर्ट्ज दिया है तो आप इसको यहाँ पर हर्ट्ज में कन्वर्ट करो बाय राइटिंग विद 10⁻³ किलो से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ये क्या हो गया हर्ट्ज 1368 हर्ट्ज इन 10⁻³, ठीक। अब किलो नहीं रहा, इसको आपने हर्ट्ज में कन्वर्ट कर दिया HZ, ठीक है। तो बस अब आपके पास ये इसको सोल्व करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा, इट इज द फ्रीक्वेंसी लैम्डा, ठीक। ऐसे ही एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे वेव का क्या कंट्रीब्यूशन है बोहर मॉडल को डेवलप करने में, फिर उसकी स्टडी करेंगे। तो यहाँ देखो आप, द वेवलेंथ रेंज ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम एक्सटेंड फ्रॉम, उसने कहा है कि विजिबल रेंज, देखो पता आपको पता होना चाहिए कि जो सन से लाइट आ रही है उसमें बहुत ज्यादा टाइप की रेडिएशंस होती हैं, और जो हमें दिखाई देती है सनलाइट का पार्ट, ये वहां से आने वाली रेडिएशन का एक बहुत ही स्मॉल पार्ट है, इसे हम विजिबल रेंज बोलते हैं। बहुत ऐसे टाइप की रेडिएशन आ रही हैं, वेवलेंथ्स आ रही हैं जो हमें दिखाई नहीं देती, आ रही हैं बट दिखती नहीं। जैसे आप मान लीजिए आपने मोबाइल का यूज किया, तो मोबाइल भी किस पे काम कर रहा है, वेवलेंथ्स पर, मींस फ्रीक्वेंसी, उनकी कुछ फ्रीक्वेंसी है, कुछ वेव्स हैं, ठीक, रेडिएशंस हैं। हमें मोबाइल की जो रेडिएशंस हैं वो कभी दिखाई नहीं देती। आप ऐसे ही माइक्रोवेव का यूज करते हो, उसमें भी क्या है, रेडिएशंस बस दिखती नहीं है, हमें केवल एक स्मॉल पार्ट दिखता है, उसे क्या बोलते हैं हम, विजिबल रेंज। अब इसने यही कहा है कि द वेवलेंथ रेंज ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम, की मतलब कि जो लाइट हमें दिखती है उसकी क्या रेंज है। देखो पता है विबग्योर, वायलेट से लेकर के वो क्या हो गई, आर का मतलब रेड, विबग्योर वी से आर, वायलेट से रेड। इसने यही कहा है कि वेवलेंथ रेंज ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम एक्सटेंड फ्रॉम वायलेट, वायलेट की इसने क्या रेंज दी हुई है, वायलेट रेंज इज 400 नैनोमीटर से लेकर के टू रेड, रेड की जो वेवलेंथ है दैट इज 750 नैनोमीटर, ये वेवलेंथ दी हुई है इसने। एक्सटेंड टू दिस, एक्सप्रेस दिस वेवलेंथ्स इन फ्रीक्वेंसीज, आपने इनको फ्रीक्वेंसीज में कन्वर्ट करना है। मींस देखो
आप किसी भी रेडिएशन को दो तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हो, या तो उसकी वेवलेंथ लिखो या उसकी फ्रीक्वेंसी। देखो आपने इसे नोट किया होगा, जिसे कहते हैं वो ना आपका चैनल आता है वेवलेंथ एफएम का 98.5, तो वो उनकी फ्रीक्वेंसीज होती हैं, इस फ्रीक्वेंसी पे काम करती हैं। ऑल्दो जो रेडियो वेव हैं उनकी जो वेवलेंथ है बहुत हाई होती है, ठीक, बहुत हाई वेवलेंथ होती है। अब विजिबल स्पेक्ट्रम, देखो जो आपको लाइट दिखाई दे रही है वो भी रेडिएशन से बनी हुई है, और रेडिएशन मींस वेव, अगर वो वेव से बनी हुई है उनकी कुछ वेवलेंथ भी होगी। और अलग आपको हर कलर अलग अलग नजर क्यों आता है, उसका रीजन ये होता है कि जिस हर कलर पर लाइट पड़ती है, अब वो लाइट पड़ने के बाद कुछ कलर को तो मींस जो सन से कुछ लाइट आ रही है उस लाइट में से कुछ रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेता है और कुछ रेडिएशंस को वापस भेज देगा। जिस रेडिएशन को वापस भेजेगा उसके अकॉर्डिंगली कलर प्रोड्यूस होगा, ठीक है। देखो हम तो क्या करते हैं, केमिकल लगाते हैं कलर के लिए, एक्चुअल में वो केमिकल क्या है, सनलाइट के कुछ पार्ट को एमिट और उसको बाकी को ट्रांसमिट मतलब वापस भेज देगा। जिस पार्ट ऑफ लाइट को उसने वापस भेजा उसके डिपेंड जो है आपको कलर जो है वो अपीयर होगा। अब पूरे सनलाइट में जितनी भी रेडिएशंस हैं वो 400 नैनोमीटर से लेकर के 700 नैनोमीटर की रेंज में है। इसका मतलब अगर वेवलेंथ 400 नैनोमीटर से ज्यादा है, ठीक सॉरी कम है, अगर 400 नैनोमीटर से कम है या 700 नैनोमीटर से ज्यादा है तो आपको दिखाई नहीं देंगे, आपको केवल यही कलर दिखाई देंगे क्योंकि ये आपकी रेंज में है, जो आपकी आईज जिनको डिटेक्ट कर सकती है। इससे बाकी वाली रेडिएशंस को हमारी आईज जो है वो डिटेक्ट नहीं कर सकती। अब देखो चलो अलग बात हो गई, यहाँ न्यूमेरिकल बड़ा ही आसान है। न्यूमेरिकल क्या है, इन वेवलेंथ, वेवलेंथ मींस लैम्डा है, इन्हें आपने फ्रीक्वेंसीज में कन्वर्ट करना है। अब देखो आपने जो फर्स्ट यूनिट में किया था कन्वर्जन ऑफ यूनिट, वो भी काम आएगा। सबसे पहले इसको चेंज करो आप फ्रीक्वेंसी में, ये लैम्डा है, चेंज करना है फ्रीक्वेंसी में, वी नो न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, बस ये फॉर्मूला लगाना है आपने। तो न्यू इज सी इज 3 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकेंड, लैम्डा कितना है 400। अब जरा ध्यान देना, यहाँ जो गलती बच्चे करेंगे इतना ही कर देंगे गलत हो जाएगा, क्योंकि ये 400 नैनोमीटर है और ऊपर क्या है मीटर। जरा ध्यान देना, न्यूमेरिकल में आपको सभी यूनिट्स एक जैसी ही लेनी है। अगर 1 सेकंड है सबके सब सेकंड में होने चाहिए, 1 मिनट में है सब मिनट में हो, 1 मीटर में है सब मीटर में, या सबके सब किलोमीटर में हो, एक जैसा सिमेट्री जरूरी है। अब ये मीटर में और नीचे क्या दिया हुआ है नैनोमीटर में, इसको भी कन्वर्ट, इसको कन्वर्ट करो नैनोमीटर में या इसको कन्वर्ट करो मीटर में, तो बड़ा आसान है। ये 400 है, नैनो का मतलब पता था हमें 10 raised to power 9, तो ये क्या हो गया नैनो, बस यहाँ मीटर लगा दो, अब कन्वर्ट हो गया मीटर में, 10 raised to power -9 लगा दो तो नैनोमीटर बन गया। अब ये आपका अब मीटर से मीटर कट जाएगा और पर सेंटीमीटर फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है पर टाइम, यहाँ सेकंड है तो पर सेकंड या पर मिनट या पर आवर जो भी रहेगी। ऐसे ही इसकी कन्वर्ट करना है आपको फ्रीक्वेंसी, सी फिक्स है 3 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकंड। इसकी कितनी वेवलेंथ है 750 नैनोमीटर। अब नैनो को क्या कन्वर्ट करना है मीटर में, तो नैनो लगा दो 10 raised to power -9 और ये मीटर, और आंसर जो आएगा वो आपका यहाँ पर मिल जाएगा आपको। तो इस तरीके से हमने आज वेव कंसेप्ट को कर लिया है, जितने भी इसके बीच में कितने भी पॉइंट्स थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस हाउ वी कैन यूज दीज वेव नेचर टू फाइंड आउट the phenomena and the theories behind the atomic model of the Bohr. Okay, thank you.